हाय एवरीवन, वेलकम टू बजट की बात सीएक्सओ के साथ। यूनियन बजट का दिन हम सबके लिए, पूरे देश के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस दिन हमें पता चलता है कि किस सेक्टर को क्या क्या मिलने वाला है। ऐसे में हर सेक्टर की कुछ ना कुछ बजट से उम्मीदें भी होती है। बजट की बात सीएक्सओ के साथ में हम ऐसे ही कुछ सेक्टर्स पे फोकस करने वाले हैं और उन सेक्टर से जुड़े इंडस्ट्री लीडर्स पर भी। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ईवी सेक्टर के बारे में, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर रजत महाजन, पार्टनर डेलॉइट इंडिया। मिस्टर रजत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन बजट की बात सीएक्सओ के साथ। एज वी ऑल नो, अब यूनियन बजट आने में बस कुछ ही टाइम रह गया है। 1 फेब को यूनियन बजट आ जाएगा। तो ऐसे में आई वांट टू नो कि इस बार ईवी सेक्टर की क्या क्या बजट से एक्सपेक्टेशंस है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सी, अगर हम ईवी सेक्टर पे आने से पहले ब्रॉडली अगर इंडियन इकोनॉमी को देखें तो इट हैज बीन ऑन अ गुड स्पिरिट। वी हैव सीन अ गुड ग्रोथ। आगे आने वाला जो टाइम है थोड़ा अनसर्टन है, बट द गुड न्यूज इज दैट जीएसटी एंड टैक्स कलेक्शंस हैव बीन decently high, and government has cushion to actually spend that money to help the sectors. So if I have to summarize broadly, the expectations, consumer की अलग expectations हैं, industry की अलग expectation है. From a consumer standpoint, लोगों को affordable product चाहिए. Inflation बढ़ रही है. At the same time, EVs का total cost of ownership अभी भी high है. Initial high cost, battery cost is high, low resale value. So, any kinds of tax breaks, subsidies, for consumers are helpful, that the consumer will continue to expect. OEMs and auto component suppliers का भी यही view रहेगा that they will need to justify the investments that they have done, and to meet their volume plans. They will need help from the government and favorable policies to improve customer demand, जैसे FAME था, right? That is one. GST में already कुछ government ने help किया है industry का, but beyond that, they definitely will be expecting reduction in the import duty of parts as such. And there is another interesting thing that has been very recently identified is lending, because the companies who are giving loans for EVs, right? So industry is also thinking कि ये जो EV loans हैं, क्या इसको priority sector lending का पौधा दिया जा सकता है कि नहीं? Yeah, so this is my view. जैसे कि आपने बीच में मेंशन किया कि गवर्नमेंट, आपने जीएसटी का नाम लिया, तो 2022 में गवर्नमेंट ने ईवीज, चार्जर्स और चार्जिंग स्टेशंस पर काफी मेजरली जो जीएसटी रेट है उसको रिड्यूस किया है। तो उससे इंडस्ट्री को क्या फायदा पहुंचा? So if you look at पहले जीएसटी में डिफरेंसेस थे, EVs, EV without battery, with battery, etc. So थोड़ा confusion होता था on input creditability, as well as it increased the cost of the customers. Okay. Now with these, all the products, for example, right, GST on EVs अभी 12% से 5% हो गया है. Lithium ion battery packs and charging stations from 18% to 5% now. So this has been a new slab that has been created. We don't expect any significant changes, but this has really helped in bringing simplicity in the entire GST input creditability, or as well as it has reduced the cost for the customer. But the bigger problems still exists, which is how ये सब टेक्नोलॉजीज को हम इंडिया में कैसे बहुत सारा स्केल पे बनाए, एंड एट द सेम टाइम जब तक ये स्केल नहीं आता, हाउ डू वी गेट बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट बाय रिड्यूसिंग द इंपोर्ट ड्यूटी. सो मेरा आपसे जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि सेंटर का जो फोकस है वो ईवीज और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पर, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पे ज्यादा है। तो एक्चुअल डिमांड इंडिया में क्या है और इंडियन मोबिलिटी स्पेस के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है? Okay. अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने देखा है, राइट? आई मीन ऑलरेडी 8.5 लाख, अगर मैं 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर सब ऐड कर दूं, विच इज ऑलमोस्ट इन द लास्ट 5 years हमने 51% CAGR के साथ ग्रो किया है. टिल नाउ, वी ऑलरेडी, लास्ट ईयर का पूरे साल का सेल हम ऑलरेडी 6-8 महीने में कर चुके हैं, टिल Jan 23. Okay, so which is a very good sign that we are growing and the customers are also adopting.
But if you extend this whole thing about say 20% level of electrification जो government ने mandate दिया है, this will translate to nearly 60 to 90 million vehicles on road across various scenarios. Now, if I break this whole thing down for future, like I said, 60 to 90 million, बैटरी का देखेंगे तो आज तक 90 to 100 gigawatt hour का capacity has already been announced in India. This includes close to 30 gigawatt hour of capacity under the ACC PLI scheme. Okay. और ये भी सुनने में आ रहा है कि government is working on another battery PLI scheme which will solely focus on stationary storage. So this is also supposedly a good news. We will hopefully hear more. ऑन द लेट्स से जैसे आपको मैंने बताया कि आने वाले टाइम में 2030 तक 60 से 90 मिलियन व्हीकल होंगे रोड पे, बैटरी डिमांड भी उसके साथ बढ़ेगी. सो 130 टू 200 गीगावाट आवर पर एनम की डिमांड हो सकती है इन द फ्यूचर. सो इसके लिए जरूरी क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कंपोनेंट्स जिनकी कैपेबिलिटी इंडिया में अच्छी है एंड दैट कैन बी स्केल्ड अप फास्टर should be focused. For example, battery packs, power electronics, BMS, etc. कुछ ऐसे components हैं जैसे semiconductor या battery cells, they still require imports and hence support because हमारे पास local raw material available है नहीं. Okay, so over a period of time we will develop, you can say, good research and development capability ताकि हम like ACC, right? Which will help increase investments as well as increase the overall technology potential of the country. So since you were talking about batteries and the parts that are used for making these batteries, lithium ion batteries के जो parts होते हैं वो उस पर जो import fee है उसमें भी काफी ज्यादा कम हुआ है. अनाउंसमेंट की गई है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें भी जो इम्पोर्ट फी लगेगी उसे कम करेंगे. तो एक ईवी बनने में ऑलमोस्ट जो 50% कॉस्ट होती है, वो जो कॉस्ट होती है वो बैटरी की होती है. तो ऐसे में इसको लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, जो कि फर्स्ट टाइम बाय, सेकंड इज बैटरी कॉस्ट एंड द ओवरऑल रनिंग कॉस्ट एंड रेजिडुअल वैल्यू, ये अभी भी रेजिडुअल वैल्यू बहुत कम है. द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज वेरी हाई. अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी देखेंगे, सो लिथियम आयन सेल पे 5% है. ओके, ऑन लिथियम आयन बैटरी पे 15% है. Any reduction in this import duty of parts, okay, will definitely help the manufacturers in India and also will reduce the cost of the vehicle, जिससे कि demand बढ़ेगी. Overall, I think this, if this happens, this should be a favorable development and everybody is hoping that इस regard कुछ decision आए, because आज की डेट में भी हमको कम से कम 70-75% लिथियम आयन बैटरी रिक्वायरमेंट चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ रहा है. चाइना एंड अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ रहा है. सो लास्टली, अगर हम किसी भी ड्यूटी रेट के साथ रिडक्शन करते हैं इन पार्ट्स को लेकर, ये जैसे मैंने पहले बोला कि एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, ऑटोमोटिव पीएलआई स्कीम है, ये दोनों क्लब टुगेदर विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज इट विल मेक द मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट, लर्न एंड देन डेवलप. अगर हमारा ये ड्यूटी रेट कम नहीं होता है तो वी विल एट द सेम टाइम, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हम इंपोर्ट भी एक्सपेंसिव रेट्स पे करेंगे, विच मीन्स दैट वी विल टेक मोर टाइम टू रीच द डिमांड लेवल्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग. सो आई वुड से दैट import fee on parts of the battery should definitely be a focus of this budget. At the same time, the focus through all the PLI as well as ACC and various other schemes, local manufacturing will improve and will reduce the import dependency. But जब तक नहीं होता है तब तक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि चाइना पे और अदर कंट्रीज पे जो हमारी डिपेंडेंसी है ईवी इकोसिस्टम की इंडिया में, मुझे लगता है वो इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. इनफैक्ट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उससे जो एंड यूजर है उसको बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा.
अब अगर हम एंड यूजर की बात करें और पूरे देश की ही बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो लास्ट 2 साल में सबने, हर इंडस्ट्री ने, हर सेक्टर ने कोविड की वजह से बहुत ज्यादा ब्रंट झेला है। तो कोविड के ऑन एंड ऑफ आने से जो ईवी इकोसिस्टम है उसको कितना इम्पैक्ट हुआ है, और हाउ इज द इंडस्ट्री कोपिंग विद इट? सो यू नो नंबर्स को देख के तो लगता है कि हमने तो काफी अच्छी तरह से इसको हैंडल किया है। जैसे मैंने पहले बोला कि लास्ट ईयर का जितना सेल्स था, वी हैव ऑलरेडी डन दैट मच अमाउंट ऑफ सेल्स, रादर वी हैव डबल्ड इट, ओके, टिल दिस ईयर, टिल दिस टाइम। सो विच मीन्स दैट एक तो, so there are two parts to it. One is a consumer, right? So consumer के पास during the COVID सबको परेशानी हुई, कहीं बाहर नहीं निकल सके लोग, सेविंग्स भी हो गया। Now, when an Indian consumer has saving, the first thing that the person or the family like to spend on is an asset. Okay, it could be house, it could be cars, etc. Now, वही हुआ हमारे साथ भी। At the same time, the what do you call it? ये जो कोविड के बाद जितना भी कंज्यूमर डिमांड बढ़ी, द इंडस्ट्री ऑल्सो पिक्ड अप। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इतनी कम नहीं है। ओके, फॉर द कस्टमर टू जस्ट डिसाइड दैट ओके अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, आई डोंट थिंक आज भी कस्टमर की लिस्ट में ईवी विल बी नंबर वन। ईवी अभी भी वही लोग खरीद रहे हैं जो ज्यादा एनवायरमेंट कॉन्शियस हैं, दे हैव लिटिल मोर डिस्पोजेबल इनकम कंपेयर टू अदर्स। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तीन चीजें बहुत कंफ्यूजिंग होती थी कस्टमर के लिए अगर देखा जाए तो। एक तो कॉस्ट ऑफ द ईवी, which slowly through FAME subsidies and others have come down a little. Second is range anxiety. Okay, कि मेरे को how much distance. So if you see शुरू में जो EVs आए थे 300 350 की बात करते थे, now we are seeing EVs at 500 plus kilometers in a single charge. तीसरी चीज है time taken to charge। वो भी we are seeing new announcement that 18 to 20 minutes में आप चार्ज कर सकते हैं। But the biggest problem जो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर ये तीन चार चीजों का ध्यान रखा जाए तो आने वाले टाइम में आई थिंक वी विल हैव अ मच फास्टर ग्रोथ। So my last question to you is, फेम टू स्कीम 31 मार्च 2024 में एक्सपायर हो जाएगी, तो ऐसे में राइट, ईवी सेक्टर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसे किस तरीके से एक्सटेंड किया जाना चाहिए? वी एट दिस पॉइंट इन टाइम बिलीव कि फेम को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years। बिकॉज आज तक जो यूटिलाइजेशन है बिटवीन 2019 to 2022 वो लोअर देन एक्सपेक्टेड रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फेम 2 में ईवी चार्जेस के लिए सब्सिडी दी गई थी, बट उसकी यूटिलाइजेशन लो थी। ओके, अगर हम नंबर्स की बात करें तो टोटल आउटलेट 2700 प्लस चार्जर्स का था, और बिटवीन फेम 1 एंड फेम 2 आज तक, आज तक नहीं, मिड ऑफ लास्ट ईयर तक अराउंड 550 532 के करीब चार्जर्स ऑपरेशनलाइज हुए थे। So this is going to be the main roadblock. Okay, so we need to, इसके लिए कुछ और कारण है जिसके लिए गवर्नमेंट को फेम के साथ साथ इस सब्सिडी को एनहांस करना पड़ेगा। बिकॉज लेट्स से इन केस ऑफ चार्जर्स द बिग इश्यूज आर पावर सप्लाई एंड लैंड कॉस्ट। ओके, so the subsidy can expand a little to cater to the needs for and the encouragement to set up public charging for the growth of EVs by looking at issues of power supply as well as land cost. Apart from this, I think फेम इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। एज आई सेड, ये स्टॉप गैप है जब तक इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बढ़ा नहीं लेती और सस्ते दामों पे अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं लाती। बट कुछ और कॉन्सेप्ट है, लाइक जैसे बैटरी स्वैपिंग। ना बैटरी स्वैपिंग हो गया, उसके लिए इंसेंटिव्स आने चाहिए। ईवी रीसेल वैल्यू को लेके बहुत कंसर्न है, सो रिसाइकलिंग ऑफ ईवी के ऊपर पॉलिसीज और मैंडेट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग आने चाहिए। ओके, बैटरी रिफर्बिशमेंट एटसेट्रा, बिकॉज हमारे हिसाब से हमारे कुछ whatever research that we have done, battery refurbishment can reduce the, as you said, right, 50% is the cost of battery alone, right, in a new EV vehicle। अगर रिफर्बिशमेंट होती है तो ये कॉस्ट 30% रह जाएगी। सो
ये सब put together, FAME should continue for another 3 to 4 years. FAME should expand to solve some problems like power supply, land cost at the same time for chargers, and certain benefits for battery swapping and recycling should be introduced. Definitely. I think there is a huge need of long-term solutions for the EV sector. And hopefully इस बार के बजट में जो EV सेक्टर की सारी डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जरूर पूरी हों. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन बजट की बात CXO के साथ. एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. एंड होपफुली जितनी भी बजट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हों इस बार, और जितनी भी डिमांड्स हैं वो पूरी हो, और ईवी सेक्टर और ज्यादा फ्लरिश करे. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी नेहा. एब्सोल्युटली, हम सबका, इंडस्ट्री का, इवन कंज्यूमर्स का ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि बजट फेवरेबल. थैंक यू.